हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर रात के 8:30 बजे उपस्थित। और इस क्लास को मेरे प्यारे बच्चों आप लास्ट तक वॉच किया करो। आप ऐसे नहीं बीच में आपने क्लास के 15 मिनट स्टार्ट होने के बाद आप आते हो या क्लास लास्ट होने पर बीच में आप आते हो। आप क्लास को 8:30 बजे ही ज्वाइन करो तो ज़्यादा बेटर है। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है एग्जाम के अंदर और एग्जाम आपको पास करना है और एग्जाम आपका बिल्कुल बहुत नज़दीक में है। 27 नवंबर का दिल्ली पुलिस का पेपर है, उसी के लिए हम लगे हुए हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों का सभी का सिलेक्शन उसमें होना बहुत कंपलसरी है और हम उनका सिलेक्शन करा कर रहेंगे जो हमारे दिशा के प्लेटफॉर्म पर क्लास को डेली वॉच करते हैं, डेली क्लास के साथ बने रहते हैं। उनका हम पर भरोसा है तो हम आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट यानी कि ऐसे ही बेकार नहीं जाने देंगे। एक एक क्वेश्चन आपके सामने डिक्टो आएगा और आपको क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। बढ़िया क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। देखना आप मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत बढ़िया। देखिए पहला क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए आप। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है? विश्वत, देखो ये गलत हो गया तो विश्वत, ये से लिख रहा है विश्वत। विश्वत, ये विश्वत रेखा है। क्या है? विश्वत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि कैसी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बढ़ती है, घटती है या बराबर रहती है, ये पहले बढ़ती है फिर घटती है। तब मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताइए 4 ऑप्शन में इनमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। और एक्सप्रेस की क्लास है तो एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग ही चलती है। बीच बीच में आपको इसके कंटेंट बताता रहता हूं आपको। क्लियर? तब प्यारे बच्चे बताइए आप कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसमें लगा रहे हैं। इसमें ऑप्शन बिल्कुल क्या आएगा? बढ़ती है। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन राइट है, बढ़ती है। विश्वत रेखा। क्लियर? विश्वत रेखा। तो ऐसे क्लास में कितने बच्चे हैं जो विश्वत रेखा को नहीं जानते कि विश्वत रेखा कहां पर होती है? तो वो बच्चे यस नो में जवाब दे सकते हैं, नहीं जानते हैं तो। विश्वत रेखा, देखिए मेरे प्यारे बच्चे आप, ये आपकी पृथ्वी है, ये कौन सी लाइन है? यही आपकी विश्वत रेखा है। जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है उसी को विश्वत रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? विश्वत रेखा कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। एक छोटे छोटे बेसिकल पॉइंट आपके अगर कंफर्म याद है तो आपको कहीं भी जीएस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कौन सी लाइन है इसमें? ये आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और ऐसे नीचे 23.5 डिग्री पर ये कौन सी है? ये आपकी मकर रेखा है। मकर, ये आपकी मकर रेखा है। तो मेरे पैसे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी चलेगी तो उसमें आपका क्लियर, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, ये ईस्ट साइड है, ये आपका वेस्ट है। तो बताओ पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट? ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी ऐसे घूमती है, ना कि ऐसे घूमती है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी तो बहुत अच्छे से आपको डायग्राम बताए जाएंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने आएंगे, लेकिन क्लास को प्रॉपर तरीका से आपको करना पड़ेगा। क्लियर? और नेक्स्ट लिखिए मेरे प्यारे बच्चे आप, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा। देखो आप, महाद्वीपों का विस्थापन किस शक्ति के द्वारा संपन्न हुआ है? महाद्वीपों का विस्थापन कौन सी शक्ति के द्वारा संपन्न हुआ है? केंद्रोमुखी, गुरुत्वाकर्षण, केंद्रोपसारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, इसका आएगा गुरुत्वाकर्षण। क्या आएगा? गुरुत्वाकर्षण। अगर ये महाद्वीप की बात चल रही है तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया विश्व में कितने महाद्वीप हैं, विश्व में आपके जनरली पॉइंट आपके तैयार होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो आप, बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा भी दिया है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो आप कम से कम बता ही दो यहाँ पर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक छोटा सा कंटेंट आप लेकर जाओगे एक्सप्रेस की क्लास के साथ। ऐसी बूंद बूंद से समुद्र भरता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी तैयारी हमारी अच्छी हो गई है। बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, एरिया में भी और जनसंख्या में भी।
क्लियर। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या में ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? सॉरी, क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया है और जनसंख्या में छोटा कौन सा है? तो मेरे पास अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो एरिया का, यहाँ एरिया का क्वेश्चन चल रहा है, सिर्फ एरिया में आपको बताना है। एरिया में सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। तो क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा नेक्स्ट भी, देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी। क्वेश्चन को पढ़िए आप आराम से। कहां पर जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है? कहां पर जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है? जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नदी तट पर, पर्वतीय और मैदान के मिलन स्थान पर, या समतल मैदान पर, या उपरोक्त में से किसी पर नहीं। कितना बढ़िया क्वेश्चन। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने मुझसे इंडिया ज्योग्राफी पढ़ी थी ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो उस टाइम मैंने आपको लिखवाया था जलोढ़ पंख, एक वर्ड लिखवाया था जलोढ़ पंख। तो कौन सी नदियां, यानी कौन सी नदियां जो जलोढ़ पंख बनाती हैं? कहां पर जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है? नदी तट पर होता है या पर्वतीय और मैदान के मिलन स्थान पर होता है? जब नदियां पर्वत से नीचे आती है, मैदान पर, मैदान के मैदानी भागों में आती है, तो ऊपर से कंकर पत्थर लाती है और उस कंकर पत्थर को वहां पर फैला देती है मैदान में, उसी को जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहते हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? पर्वतीय और मैदान के मिलन स्थान को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ पंख कहते हैं। मैंने आपको कई बार, जब शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक पर्वत से नदियों के द्वारा लाया गया कंकर पत्थर जो नीचे मैदान में आकर इकट्ठा हो जाता है, उसी को जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहते हैं। ये मैंने आपको भारत के भूगोल में ऑफलाइन क्लास के अंदर ये सारे पॉइंट कंटेंट मैंने आपको बता रखे हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपसे यही बोलता हूं कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसे थोड़ा प्रॉपर तरीका से पढ़ें, जिससे कि आपका जीएस का ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और इसी बात पर कुछ बच्चे नाराज भी हो जाते हैं कि सर जी आप प्रॉपर टॉपिक के लिए बोलते हैं। प्रॉपर टॉपिक के लिए इसे बोलना पड़ता है प्यारे बच्चों, आपको परीक्षा पास करनी है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है। मेरा बार बार कहने का मतलब सिर्फ यही है। नहीं, आपको मेरी ये बातें याद आएंगी जब आप एग्जाम दोगे, उसके बाद आएंगी। क्लियर। कि हमसे बोला क्या गया था कि सर ने बोला था कि प्रॉपर क्लास करनी है, प्रॉपर क्लास में हर टॉपिक को तरीका से करना है। क्लियर। तो प्रॉपर क्लास करोगे, प्रॉपर टॉपिक को पढ़ोगे आप, तो एक एक टॉपिक, एक बेस को, कंटेंट को क्लियर करोगे आप, तो मेरे प्यारे बच्चों इस भारतवर्ष के अंदर कोई एग्जाम ऐसा नहीं कि आपका पास नहीं होगा, 100% पास होगा। अगर आपने इधर उधर से मेटेरियल को ज्यादा इकट्ठा कर लिया, ज्यादा मेथड अपने दिमाग में फीड कर लिए, तो वहां मामला गड़बड़ है और बेस कमजोर है और क्वेश्चन का रट्टा लग रहा है दबा के। क्लियर। तो दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा पास नहीं होगी। अगर आपने एक एक टॉपिक को अच्छे से, कंटेंट को प्रॉपर तरीका से पढ़ रखा है, तो कोई भारतवर्ष का ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपका पास नहीं होगा। लेकिन आपको अपने कंटेंट पर, अपने सब्जेक्ट पर, अपने जनरल स्टडी पर आपको आना पड़ेगा। आज नहीं आओगे, कल आओगे, नवंबर में नहीं आओगे, उसके बाद आओगे, लेकिन आपको प्रॉपर टॉपिक पर, उस प्लेटफॉर्म पर ही आना पड़ेगा जहां से परीक्षाएं पास होती हैं। और ये तो सिर्फ एक माध्यम, आपका प्रैक्टिस का माध्यम है, एक एक्सप्रेस माध्यम है। इस एक्सप्रेस से ऑब्जेक्टिव से पहले मैंने आपको बहुत कंटेंट दिए, बहुत प्रॉपर तरीका से मैंने आपको बताया भी है। अगर बच्चे सही तरीका से अगर वॉच करें तो विद एक्सप्रेस की क्लास मैंने आपको इतनी करा दी है, 40-45 क्लास करा दी है, तब मेरे बहुत 60% से भी ऊपर का पोर्शन मैंने खत्म कर दिया है। क्लियर। आप उन्हें वहां से भी वॉच कर सकते हैं आप। क्लियर। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। नील नदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा किस आकार का है? नील नदी का डेल्टा किस आकार का है? पंजाकार है, प्रगतिशील है, रुंडित है, या चापाकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ नील नदी जो है, नील नदी का जो डेल्टा, नील नदी जो डेल्टा बनाती है वो किस साइज का है? सिर्फ उसका साइज यहाँ पर आपसे पूछ लिया है। अगर किसी बच्चे नील नदी के बारे में कंप्लीट पढ़ रखा है, उसे तो कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें दिक्कत आएगी नहीं। उसके नील नदी के बारे में वो तो और भी बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन उसने टॉपिक को पढ़ रखा है। अब आपने इसका एक ही क्वेश्चन पर रट्टा लगा दिया, नील नदी का कोई और पॉइंट आपसे पूछ लिया जो इसके बारे में और भी बेसिकल क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपके गलत हो गए। तो आप बोलोगे मैं तो ये क्वेश्चन आपने बताया था। लेकिन बेसिक जो प्रॉपर टॉपिक है रिवर्स पर, रिवर का टॉपिक आपको चाहे इंडिया की रिवर है या वर्ल्ड की रिवर है, आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, सारी रिवर तो पढ़नी नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट है, बड़ी है, जिनका बहुत बड़ा महत्व है, वो तो आपको पढ़ के जानी है। क्लियर। जैसे मैंने पूछा नील नदी का उद्गम कहां से,
नील नदी निकलती कहां से? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं, नील नदी निकलती कहां से है? कहां से निकलती है नदी? ये सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे अभी ये पूछ लिया है, क्योंकि प्रॉपर टॉपिक नहीं चल रहा कि आप अपेक्षा करो कि नील नदी के बारे में सारा ये बता दो, तो बाकी की जो और क्वेश्चन है वो पूरे नहीं हो पाएंगे, आपका पूरा पीरियड ऐसे ही कंप्लीट कुछ पॉइंटों पे हो जाएगा। नील नदी का उद्गम स्थल, नील नदी का उद्गम स्थल मेरे प्यारे बच्चों विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से आती है, विक्टोरिया झील से आती है। एक रिकॉर्ड क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। क्लियर? और मिस्र की राजधानी काहिरा शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? काहिरा शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? मिस्र का वरदान क्या कहलाता है? नील का वरदान क्या है? मिस्र है। एक क्वेश्चन हो रहे, असवान बांध कौन सी नदी पर है? असवान बांध कौन सी नदी पर है? ये बांध नील नदी पर है, असवान बांध भी नील नदी पर है। तो ऐसे एक्सप्रेस की क्लास में छोटे छोटे कंटेंट ही पूरे हो सकते हैं। इस तरीका से अगर टॉपिक पर जाओगे तो वहां प्रॉपर तरीका से सब कुछ याद हो जाता है। कहाँ जीएस कहाँ आड़ लगती है? जीएस वहां आड़ लगती है जिस बच्चे ने एक एक सब्जेक्ट को टॉपिक को बराबर तरीका से 10-20 बार वॉच नहीं कर रखा है, उसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसने बहुत सारे इकट्ठे मटेरियल ऐसे मटेरियल इकट्ठे कर रखे हैं, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव, उनके पीछे लगे हुए, सिर में दर्द हो रहा है, और जब वहां परीक्षा में गए तो वहां क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी, आपका गलत हो गया। हालांकि आपने जो रट्टा लगाया, जो आपने फैक्ट याद किया वही सब कुछ है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज को वहां घुमाया गया, क्वेश्चन गलत हो गया। जैसे अभी जलोढ़ शंकु का क्वेश्चन आपने देखा, तो जलोढ़ शंकु यानी जलोढ़ पंख भी उसे कहते हैं। जलोढ़ पंख कहां बनता है? तो मेरे प्यार से जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल रूप में उस चीज को पढ़ लिया, तरीका से देख लिया है कि पर्वतों से जो नदियां आती हैं अपने साथ जो कंकर पत्थर लेकर आती हैं और मैदान में आकर उसको फैला देती हैं, उसको ही जलोढ़ पंख बोलते हैं। तो मैंने आपको कितनी सरल भाषा में तरीका से प्रॉपर तरीका से चीज बताई है, तब आप जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। आप बताओगे कि पर्वत और मैदान के मिलन को ही जलोढ़ शंकु जलोढ़ पंख कहते हैं, आप जीवन में आपका गलत नहीं होगा। क्लियर? ये जो शिवालिक पर्वत हैं ये नवीन पर्वत है, नवीन पर्वत कहलाते हैं। क्लियर? आगे लिखिए आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, और देखिए आप बढ़िया क्वेश्चन आगे देखिए आप। भूमिगत जल का वह क्षेत्र जहां जल एकत्रित रहता है किस नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे बच्चों आप। संतृप्त मंडल, जल भराव, भौम जल स्तर या कुआं? इसमें आएगा भौम जल स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौम जल स्तर। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट देखोगे आप, बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने आएगा, इसका सिर्फ ये भूम जल स्तर लगा के छोड़ दोगे आप। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कितनी बार, और मैंने विविध एक्सप्रेस की क्लास में आपको कितनी बार लिखवाया है। अगर आपका अब इन 4 ऑप्शन में से कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हो। ये इतना सदाबहार है, हर साल हर परीक्षा में इन 4 में से क्वेश्चन उठाकर रख दिया जाता है। बार बार विविध एक्सप्रेस में मैं इसको लिखवाता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है एक। क्लियर? क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक भार किस मंडल में स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में आप स्पीड के साथ लगाएं इसका आंसर कौन सा है। खिचड़ी नहीं पकानी है। क्लियर? आपको परीक्षा पास करनी है और आप दिशा के प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो आप, और दिशा का प्लेटफॉर्म जो है, दिशा जो आपकी एकेडमी दादरी दिशा एकेडमी जो दादरी है, ये गुणवत्ता के साथ क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करती। इसमें यही सबसे बड़ी खासियत है, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। चाहे बच्चे 200 की जगह चाहे 100 पढ़ें, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपको पूरा कंटेंट देंगे, अच्छे तरीका से आपको पढ़ाएंगे, यानी कि हमें कहीं की जल्दी नहीं है। क्लियर? क्वालिटी के साथ हम समझौता नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तो वायुमंडल का सर्वाधिक भार किस मंडल में स्थित है? तब मेरे पैर से आपने लगा दिया क्षोभ मंडल। अब ये जो क्षोभ मंडल है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इसका इंग्लिश में नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। अभी उनका डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनका 1-2 दिन लगातार डिस्कस हो गया है। अब यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन और रखूंगा मैं आपके लिए, तो क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है? अब अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड से लगाएं, क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है? देखो ट्रोपोस्फेयर तो अंग्रेजी का नाम है, वो कमेंट में नहीं लिखना है। एक हिंदी का क्षोभ मंडल आपने लिख दिया है, अब इससे अलग क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, देखते हैं कितनी टाइपिंग आप करते हो क्षोभ मंडल के दूसरे नाम पर।
क्षोभ मंडल के दूसरा नाम, हिंदी में दूसरा नाम क्या है? स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। देखो बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं बिल्कुल और सही भी कर रहे हैं, लेकिन सही की संख्या तो बिल्कुल है ही नहीं, बहुत कम है। यानी कि इसे दूसरा नाम क्या देगा? परावर्तन मंडल। इसे परावर्तन मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों आप, परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल भी इसे कहते हैं, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। यहां मौसम बदलते रहते हैं, मतलब समझ में आ गया नहीं? मौसम संबंधी क्रियाएं कौन से मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। सर्वाधिक भार से मतलब होता है, यहां पूछा कि सबसे ज्यादा डेंसिटी घनत्व कौन से मंडल का है, तब भी आंसर क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों आप? ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल आपको लगाना है। क्लियर? अब यहाँ की इनकी बात करोगे तो यहाँ सब मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, अब यहाँ दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा आपको। क्लियर? क्योंकि अभी एक दो पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब आपको कंटेंट सब बता रखा है। क्लियर? आगे देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट देखो मेरे प्यारे बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं की कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर? आराम से पढ़िए आप, दिशा के प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो आप तो आराम से पढ़िए आप, प्यार से पढ़िए आप, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़िए आप। और जो हम कह रहे हैं उस बात को मानना तो आपको पड़ेगा। आज नहीं मानोगे आप तो एग्जाम के बाद मानोगे आप, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट ही आपको आपकी नैया को पार लगा सकता है। जिस बच्चे ने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रखा है और बहुत अच्छी उसे फिर प्रैक्टिस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर? देखिए आप, पारे के तापमानी से किस टेम्परेचर तक का मापन किया जा सकता है? पारे से। क्लियर? तो मेरे प्यारे इसमें स्पीड के साथ लगाए, बहुत स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं। आप क्या लगा सकते हैं इसमें? 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख के बताएं कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्लास को मैं देखो आपको स्लो पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं। हालांकि मैं आगे स्पीड से आपसे पढ़ाता हूं तो स्पीड के साथ भी आपको पूरा कंटेंट दे के जाता हूं। क्लियर? स्लो पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप भी अपनी गलती मानिए कि जैसे आप प्लेटफॉर्म पर क्लास को देखने आते हो उसी स्पीड से आप वापस दौड़ भी लगाते हैं, पढ़ते नहीं आप। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें। बढ़िया क्वेश्चन, 360 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपके सामने। पानी का क्वथनांक है, देखो एसएससी आपका दिल्ली पुलिस का पेपर लेगी तो एसएससी में जब ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे तो वहां सिर में दर्द निश्चित होना है, क्योंकि टॉपिक पूरा साइंस के पढ़े हुए हैं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब आपके छुटे हुए हैं। पानी का क्वथनांक है 10 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। देख के नहीं बता दोगे आप, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 100 पर पानी उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख के बता सकते हैं आप। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इस्पात की, कच्चे लोहे की, तांबे की या अबरक की। अबरक। क्लियर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और स्पीड से लगाए मेरे प्यारे बच्चों कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे ट्रांसफार्मर फिजिक्स के टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। रट्टा लगाओगे, इससे अलग और थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी, इससे अलग कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तब गलत होने के चांस है। तो प्रॉपर टॉपिक पढ़ो, बेटर यही है। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है इस्पात की, कच्चे लोहे की। मेरे प्यारे बच्चों कच्चे लोहे की बनाई जाती है, कच्चे लोहे की बनाई जाती है। अब यहां पर 1-2 क्वेश्चन और देख लो आप। एक्सप्रेस की क्लास है, फिर भी मैं आपको कंटेंट देकर जाता हूं। क्लियर? ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है एग्जाम में, इतना सदाबहार क्वेश्चन है, किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य होता है एसी को कम या अधिक करना, एसी को कम या अधिक करना, या उस पर कंट्रोल रखना या नियंत्रित रखना। मतलब एक ही होता है, जैसे भी लैंग्वेज को घुमाए आपको नहीं घूमना है। एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं घूमना है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज्यादा करना किसका कार्य होता है?
ट्रांसफार्मर का कार्य है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत मेरे प्यारे जिनका बेसिकल फिजिक्स को अच्छा नहीं होता है वो लगाते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। गलत। एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन सा पैमाना करता है, कौन सा उपकरण करता है? जिन बच्चों के याद है अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, क्योंकि विद स्पेस की क्लास में किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। अगर आपने सही तरीका से विद स्पेस की 45 वीडियो को अच्छे से वॉच कर अपना नोट्स बना लिया है तो कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं गया है। क्लियर? ये भी मेरा आपसे वादा है। देख लेना, आप एक एक क्वेश्चन कंटेंट वर्क करा दिया है। बताइए आप, ट्रांसफार्मर का कार्य एसी को कम या अधिक करना या कंट्रोल करना, उसको या नियंत्रित करना। क्लियर? एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट, और रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो मेरे प्यारे आप इसको नोट करें। एक पॉइंट चलो मैं यहां पर आपको और देके जाऊंगा। देखिए आप, अबरक, ये जो अबरक है इसको हम इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों माइका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइका बोलते हैं। अब अबरक का जो उत्पादन है भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है? इसके उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 है? यानी अबरक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान कौन से राज्य का पहले पायदान पर है? आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड से लगाएं, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबरक के उत्पादन में नंबर 1 राज्य मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश है। झारखंड के कोडरमा में किसके भंडार सबसे ज्यादा हैं? झारखंड की जो कोडरमा खान है, झारखंड की कोडरमा की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कभी क्वेश्चन आ जाए कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अबरक की खान के लिए प्रसिद्ध है। और अबरक का उत्पादन आंध्रा में सबसे ज्यादा होता है। और अबरक के अंदर कौन सी प्रकृति होती है, कौन सी नेचर होती है? अबरक के माइका के अंदर कौन सी नेचर होती है? ये आपकी विद्युत की क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है और ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके अंदर ये क्वालिटी है, विद्युत की कुचालक व ऊष्मा की सुचालक होती है। अगर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि अबरक के अंदर कैसी नेचर होती है, अबरक के अंदर कैसा गुण होता है, कैसी क्वालिटी होती है, कैसी इसकी प्रकृति होती है। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछ लिया कि अबरक की प्रकृति कैसी होती है तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्या बताओगे? अबरक विद्युत की तो क्या होती है? कुचालक होती है और ऊष्मा की सुचालक होती है। इस लाइन से मेरे प्यारे बच्चों मतलब है कि अबरक के अंदर लाइट प्रवाहित नहीं होती है, ऊष्मा प्रवाहित होती है। आपने अपने घर में प्रेस देखी होगी, आप प्रेस जो होती है, प्रेस में कार्ड लगा होता है नीचे, उस कार्ड को हम बोलते हैं एलिमेंट कार्ड। क्या बोलते हैं? एलिमेंट कार्ड बोलते हैं। तो प्रेस का जो एलिमेंट कार्ड होता है वो अबरक का बना होता है, और एलिमेंट जो कार्ड होता है वो अबरक का बना होता है। और अबरक के अंदर कौन सा गुण है? विद्युत की कुचालक, ऊष्मा की सुचालक। तो उस कार्ड में लाइट प्रवाहित नहीं होती है, ऊष्मा प्रवाहित होती है। जब कार्ड में ऊष्मा प्रवाहित होती है आपकी प्रेस गर्म होती है, तभी आपके कपड़ों पर प्रेस होती है। क्लियर? लाइट, अगर वो कार्ड फूक जाए, लेकिन हम देहात में उसको पत्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेस का पत्ता भी उसे कहते हैं। अगर वो कार्ड फूक जाए, पत्ता फूक जाए तो 7, 8, 10 रुपए का, 15 रुपए का दूसरा डल जाता है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अबरक के अंदर जो गुण है, अबरक के अंदर लाइट प्रवाहित नहीं होती है, ऊष्मा प्रवाहित होती है, तभी हमारी प्रेस गर्म होती है। अगर कहीं एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए कि अबरक का उपयोग कहाँ होता है, जब 4 ऑप्शन आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों लगा देना, बिजली उद्योग में अबरक का यूज होता है। कहाँ होता है? बिजली उद्योग में अबरक का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको यहाँ अबरक पर पूरा शाखा, पूरी ब्रांच बना सकता हूँ, सब कुछ इसके बारे में बता सकता हूँ, तो प्रॉपर टॉपिक को मैं आपको कितने अच्छे से कराऊंगा ये आपको अभी अंदाजा नहीं है। क्लियर? आगे देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो आप, विद्युत चुंबक बनाई जाती है नरम लोहे की, इस्पात की, तांबे की, पीतल की। देखते नहीं बता दोगे आप इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आएगा। हालांकि मैं उस क्वेश्चन नंबर 9 पर आपका टाइम ज़्यादा ले गया, लेकिन टाइम इसलिए लिया क्योंकि मुझे वहाँ बताना बहुत ज़रूरी था कि वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। क्लियर?
यानी कि विद्युत चुंबक बनाई जाती है नरम लोहे की, इस्पात की, तांबे की, पीतल की। तब मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नरम लोहे की बनाई जाती है, नरम लोहे की बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे प्यारे बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बिल्कुल बढ़िया। चुंबकीय क्षेत्र की जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसकी सिर्फ मात्रक आपसे पूछ रहे हैं, कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ समझाना कुछ भी नहीं है। देखिए आप, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तब मेरे प्यार से देख कर बताइए आप, वोल्ट, डाइन, न्यूटन मीटर, एम्पियर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देख के बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ समझाना भी नहीं है। तो इसमें मेरे प्यार से क्या आएगा, डाइन आएगा। क्या आएगा, डाइन। इसका आंसर क्या आएगा, डाइन। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यार से आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आप, निम्न को सुमेलित करिए। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप मैच करिए। आपको टाइम मिलता है इसे मैच करने के लिए। मेरे प्यार से आप इसको मैच करके बताइए आप, इसमें क्या आएगा, किसका किससे यहां संबंध है, आप मैच करिए, आराम से करिए। आप बताइए आप, 4 1 2 3 आएगा, 2 3 1 4 आएगा, 1 4 3 2 आएगा, 4 3 2 1 आएगा। स्पीड से लगाएं। जिन बच्चों ने अयस्क पढ़ रखे हैं वो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, जिन्होंने अयस्क नहीं पढ़ रखे हैं उन्हें यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर भी कमेंट में स्पीड के साथ लगा रहे हैं, बहुत बच्चे लगा भी रहे हैं, बहुत से गलत भी इसमें कर रहे हैं। क्लियर। तो जैसे लेड है, लेड मीन शीशा होता है, तो शीशे का संबंध या कौन सा, शीशे का जो अयस्क है गैलेना है। क्या है, गैलेना। और एल्युमिनियम का मुख्य क्या है, बॉक्साइट है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए आप, ए का 4 और 2 का 3, 4 3 4 3 4 3 4 3 लग गया मेरे प्यारे से। देखिए आप, 4 3 2 1 4 3 2 1, 2 अंक से ही पकड़ में आ गया। थोरियम, थोरियम का मेरे प्यारे क्या आएगा, मोनोजाइट। और यूरेनियम का आएगा पिच ब्लेंडी, पिच ब्लेंडे या पिच ब्लेंडी से बोलते हैं। लगा दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका आंसर। क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन 1 नहीं था, ये आपके लिए क्वेश्चन 4 थे। क्या थे, 4 थे। आप देखिए आप नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे, देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैग्नीज का प्रमुख अयस्क कौन सा है, इनमें से बताओ मैग्नीज का प्रमुख अयस्क कौन सा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला, जिस बच्चे के अयस्क याद हैं, अयस्क उसने ऑलरेडी पहले से 10 20 50 बार पढ़ रखे हैं, उसे कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तब मेरे पैचे इसका आएगा पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट इसका बिल्कुल आंसर आएगा। लगाइए आप स्पीड के साथ, इसका आंसर क्या है, पायरोलूसाइट। नेक्स्ट देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन। मेंडलीव का जो आवर्त नियम आधारित है वो किस पर है, परमाणु क्रमांक पर है या परमाणु भार पर है। स्पीड से लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा, परमाणु भार पर है, परमाणु भार पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, एक्सप्रेस के साथ क्वेश्चनों के साथ चलिए आप। ड्यूटेरियम का नाभिक का संगठन है, इससे मतलब क्या है। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन के जब 4 ऑप्शन आएंगे तो उनका मेरे प्यारे आप आंसर लगाओगे कैसे, फिर तो तुक्का ही लगेगा। अगर तुक्का सही भी हो गया तो अगले क्वेश्चन पे तुक्का सही नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और हर पेज पे, हर बुकलेट के हर पेज पे 2 क्वेश्चन गलत करके चलोगे तब परीक्षा फेल हो जाएगी। तब मेरे प्यारे आप देखिए यहाँ पर ड्यूटेरियम का नाभिक का संगठन आपसे पूछ रहे हैं, इससे मतलब है कि ड्यूटेरियम के अंदर क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। क्लियर। ड्यूटेरियम का मतलब क्या है, ड्यूटेरियम किसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, 1H1 1S2 या 1S3। एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है आपका प्रोटियम ड्यूटेरियम, एक होता है आपका ट्राइटियम। तो मेरे बच्चे ये क्या है, 1S2 है। क्या है, ये ड्यूटेरियम है, 1S2। क्लियर। तब नेक्स्ट लिखिए आप मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बढ़िया क्वेश्चन। सबसे हल्की गैस कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, बड़े स्पीड के साथ लगाना है, बहुत स्पीड के साथ। अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर स्पीड के साथ लगाएं। किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। एक आसान क्वेश्चन को आप गलत स्टार्टिंग में ही कर दोगे तो मेरे प्यारे बच्चे आप फाइट से तभी साथ के साथ एग्जाम हॉल में ही बाहर हो जाओगे अगर आपने आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया। सबसे हल्की गैस इनमें कौन सी है, हीलियम है। क्या है, हीलियम है। तब मेरे बच्चे आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। यहां पर भी आपको क्वेश्चन में दे सकता हूं, देखिए आप, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व।
ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पाया जाने वाला तत्व कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? क्या बताओगे आप? क्या बताओगे इसका आंसर? इसका आंसर हाइड्रोजन, ऊपर से एरो लग रहा है, बिल्कुल बताइए आप। हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। और अगर इसकी बात कर लोगे तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा, वायुमंडल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पर देखना, वायुमंडल में मैक्सिमम तत्व कौन सा पाया जाता है? मैक्सिमम। तो आंसर क्या आएगा? N2। क्लियर? और ऑक्सीजन, पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितने परसेंट है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? और मानव शरीर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये डेटा आपको मैं दे रहा हूं, आप लिखिए, आप इनके कमेंट बॉक्स स्पीड के साथ। ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर मैंने आपको 3 जगह आपसे पूछी गई है। पृथ्वी पर पूछी गई, पृथ्वी की जो भूपट्टी है उस पर ऑक्सीजन कितने परसेंट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, और हमारे शरीर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है। 3 क्वेश्चन आपको ये मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, यानी कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 50%। वायुमंडल में कितने परसेंट है? 21%। और मानव शरीर में कितने परसेंट है? 65%। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप, इस पॉइंट को नोट करें, ये इनका स्क्रीनशॉट करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, डिक्टो क्वेश्चन। पहले भी एक्सप्रेस की क्लास में कितनी बार एक क्वेश्चन आ चुके हैं, और एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपकी नजरों में है या नहीं है मुझे पता नहीं, बट एग्जामिनर की नजरों में है और मेरी नजरों में है। अगर आपकी नजरों में भी इनकम्बेरेंट पावर बढ़ जाती है तो समझो परीक्षा पास हो जाती है। क्लियर? क्योंकि आपके अंदर माइंड घूमता रहता है इधर उधर, तो प्रॉब्लम ये ज्यादा है। देखिए आप, वे धातु जब प्रकृति में अपने यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? कितना आसान क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का एक बेसिकल क्वेश्चन है, देखकर बताइए आप। वे मेटल जो नेचर में अपने कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बताइए आप। लावा कहते हैं, कोर कहते हैं, खनिज कहते हैं, या अयस्क कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? क्या बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। खनिज इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? खनिज इसका आंसर आएगा। आगे देखिए आप, बहुत बढ़िया। स्पीड चाहे जितनी बढ़वा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपका बेस तो अच्छा होना चाहिए। बेस आपका बहुत कमजोर है तो वहां स्पीड बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है। क्लियर? भारी जल का प्रयोग कहां होता है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों। भारी जल का उपयोग कहां होता है? भारी जल का उपयोग कहां पर होता है? प्रशीतक की तरह होता है, धोने हेतु होता है, या मंदक की तरह होता है, या साबुन की तरह होता है? तो 4 ऑप्शन की भी थोड़ी सी लैंग्वेज को उसने घुमा दिया है, यानी मंदक की तरह होता है। बहुत स्पीड से मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं। अब यहां पर 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ लगाना आप। अब आप अपनी जो एक्सप्रेस की क्लास है उसको दिखाना कि एक्सप्रेस क्लास है, तो एक्सप्रेस के साथ ही क्वेश्चन का आंसर लगाना है। एक तो भारी जल का सूत्र अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा दो आप, और एक इसका रासायनिक नाम लगा दो आप। लगाओ स्पीड के साथ। इसका फॉर्मूला आपको बताना है और इसका केमिकल नेम आपको बताना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसका भारी जल को हम हैवी वाटर कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। ये तो इंग्लिश का वर्ड है। अब मैंने यहां पर पूछ लिया भारी जल का दूसरा नाम क्या है? भारी जल का एक हिंदी में दूसरा नाम भी है, उसे भी अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का टॉपिक आएगा, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्लियर? तो केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक प्रॉपर तरीका से तो आपकी यूट्यूब पर हो नहीं सकता, ये बिल्कुल श्योर है। पर बीच बीच में कंटेंट जरूर सब्जेक्ट के लेकर आऊंगा मैं, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर होगा भी नहीं। साइट पर जरूर होगा, साइट पर स्पीड के साथ भी होगा और अच्छे तरीका से होगा। क्लियर? लेकिन यूट्यूब पर सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यूट्यूब पर छोटे छोटे कंटेंट ही आ सकते हैं। क्लियर? प्रॉपर टॉपिक बहुत मुश्किल है। क्लियर? लेकिन जो टॉपिक जो कंटेंट जिस सब्जेक्ट का मैं लेकर आऊंगा, चाहे हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीका से कराऊंगा। बोर्ड पर 20-20 मिनट की क्लिप लेकर आऊंगा। लेकिन उनसे फिर 2 महीने में आपका एग्जाम, यानी पूरी क्लिप कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, पूरी क्लिप से भी वो टॉपिक नहीं हो पाएंगे। क्लियर? फिर भी बहुत टॉपिक छूट जाएंगे। तो जब भी मैं आपसे बार बार कहता हूं कि टॉपिक को आप बार बार अच्छे से, सब्जेक्ट को अच्छे तरीका से करें, या हमारी साइट से करें या अपनी बुक से करें, कैसे भी करें, टॉपिक बेसिकल जरूर करें। क्लियर? परीक्षा अगर आपको दिल्ली पुलिस में वर्दी चाहिए तो आपको बेसिकल कंटेंट
पे जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी माध्यम से करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे माध्यम से करें, किसी भी माध्यम से करें, बट सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से बेसिकल पॉइंट बनाकर चले, तभी ये आपके एक्सप्रेस की क्लास या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही होंगे, क्योंकि एक प्रकार से डेली आपका एग्जाम ही हो रहा है। क्लियर? तो भारी जल का सूत्र यहां पूछा तो बहुत मेरे पैप्चन लगा दिया D2, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को ही भारी जल कहते हैं। क्लियर? अब इसका एक हिंदी में नाम और था, दूसरा नाम इसका गुरु जल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुरु जल भी मेरे पैप्चो इसी के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु जल। अगर पूछे कि गुरु जल का भारी जल का प्रयोग या उपयोग कहाँ होता है, मंदक के रूप में होता है। न्यूट्रॉनों की बमबारी को कम करने के लिए इसका यूज में आता है, मंदक की तरह आता है, मंदक की तरह होता है। नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे देखिए मेरे पैप्चो, आप देखिए, आप एल्युमिनियम का खनिज नहीं है, एल्युमिनियम का खनिज नहीं है, तो 4 ऑप्शन देख के बताइए आप। अगर आपको एल्युमिनियम के खनिज याद हैं तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं बेस। अब एल्युमिनियम का खनिज आपको पता नहीं है इनमें से कौन सा नहीं है, तो वहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए बॉक्साइट तो इसका मुख्य एस्क है, डायोस्फेयर भी इसका है, कोरंडम भी है, डाईहाइड्राइट इसका एस्क नहीं है। आपको नहीं में क्वेश्चन लगाना है तो डाईहाइड्राइट ये इसका मुख्य, ये इसका खनिज एस्क नहीं है। आगे देखिए बढ़िया क्वेश्चन एकदम। हड्डियां रात को चमकती हैं, इसका कारण क्या है? इसमें उपस्थित हड्डियां रात को चमकती हैं तो किसके कारण चमकती हैं? उसके अंदर ऐसा क्या होता है? चमकीला पदार्थ होता है, लाल फास्फोरस होता है, रेडियम होता है, या सफेद फास्फोरस जिसका हवा के संपर्क में मंद दहन होता है। तो मेरे पैचो देख कर बताएं और स्पीड के साथ कमेंट में लगाएं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बहुत मेरे पैर से लगा भी रहे हैं और सही भी बहुत लगा रहे हैं और गलत भी बहुत लगा रहे हैं। इसका आंसर मेरे पैर से आएगा सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस जिसका हवा के संपर्क में मंद दहन होता है, आपको ये लगाना है। क्लियर? अब हड्डियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हड्डियों का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम व फास्फोरस के द्वारा होता है, कैल्शियम व फास्फोरस। क्लियर? और मानव में हड्डियां कितनी होती हैं? वयस्क मानव में कितनी हड्डी होती है? 206 होती है। वयस्क मानव में कितनी हड्डी होती है? 206 होती है। बालक में कितनी होती है? अगर बालक कह के पूछ ले, अब तो बताओ, सारी तो बायोलॉजी मैंने आपको पढ़ा दी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ा दिया है, सब पूरी बायोलॉजी अच्छे से कंटेंट से कराई है, एक एक क्वेश्चन आपको कराया है। क्लियर? और शिशु अवस्था में हड्डी कितनी होती है? शिशु अवस्था में हड्डियां कितनी होती है? मेरे पैर मैंने आपको बताया था 300 कितनी होती है? 300 हड्डियां होती हैं। सब कुछ सारे कंटेंट आपको दे रखे हैं, बट आपका माइंड कहाँ काम कर रहा है ये मेरी समझ बात से बिल्कुल बाहर है। क्लियर? आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, मेरे पैर से देखिए आप। देखिए आप, ऑक्सीजन अणु है, इसका मतलब सिर्फ ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की जो नेचर है, ऑक्सीजन के अंदर कैसी नेचर है, कैसी प्रकृति, कैसा गुण है, सिर्फ आपसे यही तो पूछ रहा है, ऑक्सीजन के अंदर कैसा गुण है। तो मेरे पैर जो देख के बताओ आप, पृथ्वी चुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, फेरामैग्नेटिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो बहुत मेरे पैर ने स्पीड के साथ लगा भी दिया है, इसका आंसर आएगा अनुचुंबकीय। क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अणु अपना में क्या है मेरे पैर? अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। क्लियर? आगे देखिए आप, उत्परिवर्तन सिद्धांत, वाद से मतलब होता है थ्योरी, सिद्धांत से मतलब होता है उत्परिवर्तनवाद सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है। लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड कर रहा है, मतलब सब वही होता है। पूछा कि ये थ्योरी किसने दी है? लेमार्क ने दी है या डी ब्रीज ने दी है? इसका पूरा नाम बोलते हैं हुगो डी ब्रीज। देखिए आप, इसका पूरा नाम है हुगो डी ब्रीज या मेंडल या वेलेस द्वारा। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड से लगाएं उत्परिवर्तन सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था। अब आप कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे पहले विद एक्सप्रेस की क्लास में ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, या बायोलॉजी सर आपने बायोलॉजी पढ़ाई तो वहां यूट्यूब पर भी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। सब कुछ सब
बार बार पढ़ा रखा है, बट आप किस तरीके से कंटेंट को कवर कर रहे हो आप, वो मेरी समझ से बाहर चल रहा है मामला। बिल्कुल क्लियर। म्यूटेशन थ्योरी, इसको अंग्रेजी में मेरे प्यार से क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। आगे लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया, एग्जाम बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। अब बताओ क्या आप बोलोगे, अब भी ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, क्लियर। जीवाश्म की आयु, जीवाश्म मेरे पैसे बोलते हैं फॉसिल, क्या बोलते हैं, जीवाश्म को इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल, यानी जो जाति लुप्त हो गई हैं, जो लुप्त हो गए उनके लिए फॉसिल वर्ड बोला गया है। तो जीवाश्म की आयु किससे काउंट की जाती है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लवणों के जमाव से, या रेडियो एक्टिव कार्बन की मात्रा से, या भू आकृति से, या इन सभी से। तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं इसका आंसर क्या आएगा। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल सही लगा रहे हैं और गलत भी लगा रहे हैं, लेकिन सही की संख्या ज्यादा है, तो नंबर 2 जो लगा दिया है ये बिल्कुल सही है। इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति। ऐसे लिख दे, या C40 कह के आपसे पूछ ले, मतलब एक ही होता है। अब यहां पूछा जीवाश्मों की आयु, अगर क्वेश्चन ऐसे आया था पुरातत्व अवशेषों की आयु, पुरातत्व अवशेषों की आयु, तब भी मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, यही आता, पुरातत्व अवशेषों की आयु। या पूछ रहे था, और ये आपसे पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का समय किससे काउंट होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय होता है, हड़प्पा सभ्यता का जो समय वो भी किससे काउंट होता है, कार्बन डेटिंग पद्धति, मतलब सब इनका एक ही होती है। चलो अब इसमें आपने यहाँ पर लिखा, एक क्वेश्चन और लिखा आप, पृथ्वी की आयु किससे मापते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, यानी पृथ्वी की आयु किससे मापी जाती है। एक क्वेश्चन और मैं यहां पर देता हूं आपके लिए, चट्टानों की आयु किससे मापी जाती है, पृथ्वी की आयु किससे मापी जाती है और चट्टानों की आयु किससे मापी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, पृथ्वी की आयु किससे मापते हैं, हम यूरेनियम विधि से मापते हैं। पृथ्वी की आयु किससे मापी जाती है, यूरेनियम विधि से मापी जाती है। अब आप ऐसे ऐसे कंटेंट आपके सामने आ रहे हैं, यूरेनियम विधि। चट्टानों की आयु किससे मापते हैं, रेडियो धर्मिता से, रेडियो धर्मिता से मापी जाती है, क्लियर। तो आप मेरे प्यारे इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम सीधा डिक्टो एग्जाम में रखा मिलेगा, किसी मेरे प्यारे बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा युग मानव युग कहलाता है, मीसोजोइक, इयोसीन, आधुनिक या ओलिगोसीन। तो मेरे प्यारे स्पीड के साथ लगाएं, कौन सा इसमें बिल्कुल सही आएगा, इसका सही आंसर आएगा ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखो मेरे प्यारे बच्चों आप, मानव में गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, मानव में गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो मेरे बच्चे 4 ऑप्शन देखकर बताइए, 4 ऑप्शन देखकर बताइए इसमें आंसर क्या आता है, स्पीड के साथ लगाएं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मानव में इसमें क्वेश्चन एक गलत हो गया है, कि इसमें एक वर्ड और जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चे, आप नर मानव में, यहां पर एक वर्ड जोड़िए आप, मानव से पहले नर जोड़ोगे आप, नर मानव में गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। इसका मतलब नर मानव जो होता है, जो मेल होता है, उसके अंदर कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, XX पाए जाते हैं, ये XY पाए जाते हैं, ये XXY पाए जाते हैं, ये XYY पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, और कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, ऐसा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि नर मानव के अंदर कौन से गुणसूत्र होते हैं, XY होते हैं, और मादा के अंदर, फीमेल के अंदर कौन से होते हैं, उसके अंदर XX होते हैं, मादा के अंदर XX और नर मानव के अंदर XY होते हैं, क्लियर। तब मेरे प्यारे इसे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, जो भी आप कर रहे हो आप, क्लियर। नेक्स्ट लिखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा इसके बाद भी, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पित्त बनता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, पीछे कई परीक्षाओं में आपसे, यूपी पुलिस की जैसी परीक्षाओं में भी आपसे पूछा गया था, और बहुत मेरे प्यारे गलत भी कर गए थे और सही भी कर दिया था, क्लियर। तो देखिए आप, लीवर किस स्थान पर पित्त बनता है, पित्त बनता है, पित्त लीवर में बनता, ब्लड में बनता है, या मस्तिष्क में बनता है, या जिगर में बनता है, या गुर्दे में बनता है। तब मेरे प्यारे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, पित्त बनता कहां पर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए है। तब मेरे प्यारे जिगर में बनता है, या जिगर को दूसरा नाम क्या, यकृत, यकृत को ही जिगर कहते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर, क्लियर, लीवर।
तो ये मेरे प्यार से आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया क्वेश्चन एकदम आपके सामने, और एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो रखा मिलता है और ऑप्शन भी हमेशा ऐसे ही आते हैं। यहाँ पर यकृत न रखकर, लीवर न रखकर उसने रख दिया क्या, जिगर, मतलब एक ही होता है। क्लियर? आगे देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन एकदम आपके सामने, देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शरीर में जल आवश्यक है, शरीर में जल आवश्यक है घोल के रूप में प्रयोग के लिए, शरीर का टेम्परेचर कम करने के लिए, जनन द्रव बनाने के लिए, जिगर में यह उपरोक्त में सभी के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा? इसमें ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं स्पीड के साथ, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आएगा। लगा सकता है, शरीर का टेम्परेचर कम करने के लिए, जल बैलेंस बनाता है बॉडी के टेम्परेचर का। क्लियर? आगे देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, लगाओ आप, मैच करिए, आपको टाइम मिलता है इसमें, लगाइए आप, मैच करिए इसको अच्छे से, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आएगा। देखिए आप, लगाइए आप, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, देश बंधु, राजा जी, दीन बंधु। तब मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ये प्रैक्टिस चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। और क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें, क्लास को बीच में छोड़ कर नहीं जाएं। बहुत बच्चे हैं जो क्लास को बीच में नमस्ते करके चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, कभी फिर लेट आते हैं, तो फिर कहते हैं कि हमने नोट नहीं किया, हमने ये नहीं किया। अगर आप ऐसे ही बहाने बनाते रहोगे तो मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा आएगी, परीक्षा होगी, उसके बाद रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट में नंबर आपका नहीं आएगा। ये मैं आपसे बिल्कुल कहता हूँ। अगर आपने थोड़ी सी भी यहाँ पर लापरवाही दिखाई तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप फेल हो गए तो आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ना फैमिली में चलेगा ना समाज में चलेगा। आप ये बोलोगे हम तो इस तरीके से ऐसे फेल हो गए, हमें टाइम नहीं मिला, हमें ये हो गया। क्लियर? कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ सबको रिजल्ट चाहिए, सबको प्रूफ चाहिए। कोई भी आप कितना भी एविडेंस सामने रख लो, कोई नहीं मानेगा। बस आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, लापरवाही नहीं। बहाना बनाओगे तो बहाना तो हमेशा बनाते ही रहोगे आप, कुछ भी नहीं होने वाला। क्लियर? तब मेरे पैसे देखिए आप, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, देश बंधु, राजा जी, दीन बंधु। क्लियर? तब मेरे प्यारे बच्चों आप इस 4 इनमें आप मैच कीजिए, किसका संबंध किससे है, कौन सा उपनाम है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगा दिया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है उन बच्चों ने जिन्होंने इसमें 4 ऑप्शन देखकर बिल्कुल लगाया है। अब यहां पर मैच करिए आप, द ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी के लिए बोला गया है। द ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने आपको विद एसपीसी क्लास में इतने सारे कंटेंट है, पूरा टोटल इसके बारे में जितना भी है सब कुछ आपको लिखवा रखा है। अगर आपने मेरी विद एसपीसी क्लास को 45-46 वीडियो हो चुकी है, अगर आपने 46-50 वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया है तो दिल्ली पुलिस की बात करते हैं आप, किसी परीक्षा को पास कर लेना, आप सारी परीक्षा पास हो जाएंगे। लेकिन आप वॉच नहीं करते आप। लेकिन विद एसपीसी क्लास भी उनकी समझ में आएगी जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बेस बना रखा है। और जिनका बेस अच्छा नहीं है तो वे क्लास भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्लियर? देखिए आप मेरे प्यार, द ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, देश बंधु इनमें किसे कहते हैं देखकर बताए? दीन बंधु, देश बंधु, 2 बड़े एक डाउट में रहते हैं हमेशा। देश बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास, दीन बंधु कहते हैं CF एंड्रयूज। और राजा जी सी राजगोपालचारी, ये राज आएगा, राजगोपाल, सी राजगोपाल चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो मेरे वैसे बताइए आप, जब 1 का 2 है तो 1 का 2 कौन से मारा है? देखिए आप, द ग्रैंड ओल्ड मैन, तो CF एंड्रयूज दादा भाई नौरोजी, ये 1 है, ये 2 है। तो यहां पर दादा भाई नौरोजी 1 का 2, 2 का 3, 2 का 4, तो द ग्रैंड ओल्ड मैन CF एंड्रयूज। यहाँ मैच सही नहीं हो रहा है, ऑप्शन में मैच सही नहीं हो रहा, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए आप। राजा जी किसे कहते हैं? सी राजगोपालचारी। दीन बंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रयूज। और देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास। और ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। तो मैंने आपको सुमेलित कर दिए, आप इन ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आगे देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, अगर आपने इतिहास को क्रम से पढ़ रखा है तो कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इतिहास एक बार ऑफलाइन में पढ़ लिया है और उनको ऐसा लगता है कि पूरा इतिहास तैयार है, हम इतिहास के क्वेश्चन को सही कर देंगे। अगर इतिहास को उन्होंने भी अच्छे तरीके से वॉच नहीं किया है, उसका सही तरीका से कंटेंट नहीं, एनालिसिस नहीं कर पाए, सनों को सही तरीके से ऑर्डर में नहीं लगा पा रहे, या ये पता नहीं कौन आया कौन गया, किसका ये सीधा फैक्ट रट रखा है, वहां भी उनको भी यहाँ प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में आ सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में
जनरल है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा, सिलेबस बहुत बड़ा है इतिहास का, बट सीधा इतना जरूर है, आसान है, सीधा सीधा पढ़ना है, बट याद भी बहुत कुछ करना है इसमें, क्लियर। और याद भी उसी के होगा जिसने टॉपिक को ऑर्डर में पढ़ लिया है। देखिए आप सूरत अधिवेशन 1907, देखकर बताइए आप, बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने। सूरत अधिवेशन कौन सी सन में हुआ? 1907 में हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों अध्यक्ष कौन था? रासबिहारी। रासबिहारी यहाँ गलत हो गए हैं, रासबिहारी बोस नहीं है, रासबिहारी बोस नहीं है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? घोष आएगा। क्या आएगा? रासबिहारी घोष, बोस नहीं घोष आएगा, क्लियर। रासबिहारी घोष अध्यक्ष रहे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ है, अध्यक्ष कौन था? MC मजूमदार। MC श्री अंबिका चरण, श्री अंबिका चरण मजूमदार, श्री अंबिका चरण मजूमदार। और आपका कानपुर अधिवेशन अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। और नंबर 4 पर काकीनाडा 1923, मौलाना मोहम्मद अली। सूरत अधिवेशन कौन सा आएगा? अधिवेशन में इसमें नंबर 3 है, तो नंबर 3 कौन से मारा? 3 2 ने मारा है। इसके बाद लखनऊ में कौन सा आएगा? नंबर 4। 3 के बाद 4 कौन से मारा है? ये आ रहा है, 2 से ही पकड़ में आ गया, इसका आंसर ये आएगा। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बढ़िया क्वेश्चन, देखिए आप सुमेलित कीजिए। एओ हुम, पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्र। ए हुम किसके संस्थापक थे? इनका संबंध किससे है? एक मिनट मेरे प्यारे, देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। ए हुम का संबंध किससे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर है। पंडित मदन मोहन मालवीय का संबंध किससे है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से है। एनी बेसेंट का संबंध किससे है? होम रूल आंदोलन से है। सुभाष चंद्र बोस का संबंध किससे है? आजाद हिंद फौज से है। तो मेरे प्यारे देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। मैच करिए आप। वन कौन से मारा है? देखो 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, इन दोनों में 1 है, इनको छोड़ दो आप, इनमें लगाइए आप 1। और पंडित मदन मोहन मालवीय का संबंध किससे है? पंडित मदन मालवीय। ए का 4, 1 के बाद 4 इसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो मेरे पे 1 4 2 3 बिल्कुल राइट है, 1 4 2 3 बिल्कुल राइट है। आगे देखिए आप मेरे पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप मैच कीजिए, आराम से मैच कीजिए आप। क्रिस प्रस्ताव का संबंध किससे है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड से लगाएं। क्रिस प्रस्ताव का जो संबंध है वो किससे है? क्रिस प्रस्ताव का संबंध यहाँ किससे आएगा? प्रांतों में द्वैध शासन, संविधान सभा की स्थापना की व्यवस्था, ये आएगा। 1935 सुधार में क्या आएगा? प्रांतीय स्वय शासन। और माउंटेन चेम्सफोर्ड में क्या आएगा? प्रांतों में द्वैध शासन। मार्ले मिंटो सुधार में क्या आएगा? मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का प्रस्ताव पारित। देखिए मेरे प्यारे इनका आंसर क्या आएगा? पहले का 1 है, तो 1 कौन से में आ रहा है? 1 इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है? दोनों से, इससे कोई संबंध नहीं है। अभी इनको चेक कीजिए आप। एक इसके बाद 1935 का सुधार का संबंध किसे? प्रांतीय स्वय शासन। 2 का 3 यानी 1 एंड 2 का 3, इसमें 3 नहीं आ रहा है, 1 3 4 2 मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर ये आएगा। 1 2 3 1 3 4 2 1 3 4 2। नेक्स्ट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों आप 31, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में जो मैंने आपको कंटेंट, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराई है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, अच्छे से विविध एक्सप्रेस की क्लास समझ में आती है, तब मेरे प्यारे बच्चों आप दिशा एकेडमी दादरी प्लेटफॉर्म को आप शेयर कर सकते हो, इस क्लास को आप लाइक कर सकते हो और हमारी इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कर सकते हो आप। और इतना अधिकार राइट आपका बनता है कि आप दिशा एकेडमी दादरी प्लेटफॉर्म के चैनल को अपने सभी मित्रों में, दोस्तों में, सगे संबंधियों में आप इसको सब्सक्राइब करा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और आज मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी टाइम आपकी विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ। गुड नाइट।